बहुत स्वागत है आप सभी का ददी वाइस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम सेट 9 कंप्लीट करेंगे और बहुत ही भूगोल MCQ इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न इसमें इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन इसमें किया जा रहा है, 1995 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों का। और 21 प्रश्न पाए हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न पत्र है UPSC CSE के प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। आप तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न। यदि आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई, आप उस लिंक की सहायता से पहुँच सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। शुरू करते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है और हमको बताना है कि उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता के आधार पर हमको क्षेत्र पहचानना है कौन सा है। सन 2010 में सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए, पहला है उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल। तीसरा है सदाबहार ओक वृक्ष, तो ये किस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन हम देखते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी चीन, मध्य एशिया, या फिर उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट। तो ये उष्ण एवं शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, ये सुस्पष्ट विशेषता हैं। ये भौगोलिक क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये है। आंसर है इसका ए। भूमध्य सागरीय जलवायु सम होती है। यहाँ शीतकाल, आर्द्र व ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं शुष्क होती है। इस जलवायु क्षेत्र में सदाबहार ओक वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं किस भौगोलिक क्षेत्र की? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण? सन 2010 में यह सवाल पूछा गया। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन, या फिर दाब। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। आंसर है सी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। किस ओर विस्थापित हो जाएगी? बाईं ओर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। आंसर है इसका सी। अगला सवाल, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए, कौन से वन काट दिया है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया है, तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखो, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया है तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में, मतलब जितनी तेजी से ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पुनर्योजित हो जाएगा, उतनी तेजी से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, मतलब ये एक तथ्य है, लेकिन ये क्यों होता है यहाँ पे कारण पूछा गया। सन 2011 में सवाल पूछा जा चुका है। वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती है। विदेशज जातियाँ वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण है वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, ठीक है। वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। आंसर है इसका ए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मिट्टी अधिकांशतः पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती, जिसके कारण जलवायु का गर्म तथा आर्द्र होना होता है, और यहाँ का तापमान अधिक होता है, जिससे जैविक तथा अजैविक पदार्थों का क्षय हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ लगातार वर्षा होती है, जिससे अपक्षयित पदार्थ बह जाते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर है इसका ए। अगला सवाल हम देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के आयनमंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। आयनमंडल क्या बनाती है? रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। इसके कारण ही जो रेडियो तरंगे हैं वो उसका उपयोग हम कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? सवाल पूछा गया, ठीक है। ऐसा क्यों है? सन 2011 में सवाल पूछा जा चुका है। अब देखो, कथन यहाँ पे 2 दिए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपर्युक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ये तथ्य है और ये तथ्य के संबंधित कथन दिए गए। इन कथनों में से बताना है कि कौन से सही है। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है, रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। यहाँ पे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2।
आप देखिए ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, ऐसा नहीं है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा मिल रहा है 2 वाला। ठीक है, केवल 2 आंसर हो जाएगा इसका बी। केवल एक नहीं है, 1 और 2 दोनों नहीं, ना ही 1 ना ही 2, ऐसा नहीं है, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन तथा आयन कण अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन कौन से कण? इलेक्ट्रॉन तथा आयन कण अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती है जिससे रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले कथन में क्यों गलत हुआ, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति यहाँ पर बताया गया। ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, किस कारण होगी? इसका कारण है आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन तथा आयन कण अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, आंसर है जाए इसका बी, सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला लीना के कारण आई थी। किस कारण आई थी? ला लीना के कारण आई थी। ला लीना एल लीनो से कैसे भिन्न है? जो ला लीना है वो एल लीनो से कैसे भिन्न है? ये यहाँ पे हमको देखना है। कथन यहाँ पे दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। सन 2011 में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो कथन पहला हम देखते हैं। पहला कथन यहाँ पे है, ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। दूसरा कथन यहाँ पे हम देखते हैं, एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला लीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों कथन गलत है, ये दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऑप्शन हम देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो एक ना ही 2, तो दोनों ही कथन गलत है। आंसर हो जाएगा इसका डी। समझिए इसके बारे में क्यों है ऐसा। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ला लीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से है। ला नीना का आरवी भाव एल नीनो का प्रभाव समाप्त होने पर होता है। क्या होता है? ला लीना का आविर्भाव एल नीनो के प्रभाव के समाप्त होने पर होता है, और एल नीनो के कारण भारत की मानसूनी जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि ला लीना के कारण ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आंसर है इसका डी, ना तो 1 ना ही 2, ये दोनों कथन यहाँ पे गलत है। सही क्या है वो हमने यहाँ देख लिया। यहाँ पे अगला सवाल है, क्षुद्रग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? 2011 में सवाल पूछा गया है, क्षुद्रग्रह तथा धूमकेतु के बीच में अंतर हमको बताने हैं। और यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है ये हमको बताने हैं। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे देखते हैं, क्षुद्रग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिम क्षितिज गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। क्या सही है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन हम देखते हैं, अधिकांश क्षुद्रग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते। देखिए ये दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। क्षुद्रग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ये कथन सही नहीं है। तीसरा है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते हैं, तो ये कथन सही है। ठीक है, पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 3, केवल 3 1 2 3, तो यहाँ पे 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। धूमकेतु कुपियर बेल्ट में वरुण से दूर होते हैं। ये देखो धूमकेतु कहाँ पे होंगे? कुपियर बेल्ट में वरुण से दूर होते हैं। यहाँ पर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये बताया गया था कथन दूसरे में। तो इस वाले कथन में सूर्य से जो क्रम होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और इसके बाद होता है बृहस्पति। ठीक है, तो इस कथन में देखो मंगल और बृहस्पति के बीच में तो ये पाए जाएंगे कौन से? क्षुद्रग्रह, लेकिन धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच में नहीं पाए जाते, तो इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, कहाँ पे पाए जाएंगे? धूमकेतु कुपियर बेल्ट में वरुण से दूर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
आंसर है इसका बी, केवल 1 और 3, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर गलत हुआ। अगला सवाल हम देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, ऐसा क्यों? 2011 में सवाल पूछा जा चुका है। ये कथन यहाँ पे दिए गए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताने, ठीक है। कौन से कथन यहाँ पे सही है हमको चेक करने हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। यहाँ पर देखो, ये सिर्फ पहला कथन यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में भूखंड कम है, तो ये सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है, तो ऐसा नहीं है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2, केवल 1 आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर हो जाएगा इसका ए। दक्षिण गोलार्ध में उच्च दाब क्षेत्रों से दक्षिणी ध्रुव की ओर दाब अधिक होता है, इसलिए पछुआ पवनें अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, ठीक है, समझ गए। आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? सन 2011 में सवाल पूछा गया है। ये कथन यहाँ पे दिए हैं। इस संदर्भ में उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये हमको बताने, क्या कारण हो सकते हैं इसके। पहला है, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। दूसरा है, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला सही है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, उच्च महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना है तो 1 नहीं 2, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, केवल 1। अफ्रीकी व यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र ठंडी महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। अफ्रीकी व यूरेशियाई मरुस्थल निर्माण का प्रमुख कारण इनका उपोष्ण उच्च दाब प्रकोष्ठ में अवस्थित होना है। कहाँ अवस्थित होना है? उपोष्ण उच्च दाब प्रकोष्ठ में, ठीक है। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपर्युक्त स्पष्टीकरण क्या है? सन 2011 में सवाल पूछा गया। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही है हमको बताने हैं। यहाँ पे कथन दिए गए, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। दूसरा कथन यहाँ पे, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती। तो ये कथन पहला कथन, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, सही है। दूसरा कथन यहाँ पे है, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती, ये कथन भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2, तो 1 और 2 दोनों सही है। आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। बादल व जलवाष्प ऊर्ध्वाधर पवनें आदि क्षोभमंडल में होते हैं, अतः समताप मंडल में जेट विमान आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। आंसर है इसका सी। इस सेट का आखिरी सवाल, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। मतलब ब्रह्मांड हमारा लगातार फैल रहा है, तो इसके लिए साक्ष्य क्या है, यहाँ कथन दिए गए हैं और निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही हमको चुनना है, ठीक है। कथन के भी यहाँ पे कूट दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर सही है इन कथनों में से। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। तो यहाँ पे वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में देखते हैं। तो ये है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, और दूसरा है अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। 1 और 2 ये 2 कथन है जो इसके साक्ष्य है। अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति ये नहीं है, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना ये इसके साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है कथन। तो ऑप्शन हम देखते हैं 1 और 2, केवल 2, 1, 3 और 4 उपयुक्त में से कोई भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही, आंसर रहेगा इसका ए, आंसर है इसका ए। वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति तथा रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द दीप IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।